तो दो टॉपिक हमने पढ़ने बायोएनर्जेटिक्स में, फोटोसिंथेसिस है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, आप जानते हो उसमें डिफरेंस है। दो यहाँ पर आपके पास रेस्पिरेशन की फॉर्म है, एक तो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है जिसमें सिंपली हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात करेंगे, और दूसरी टाइप जो है वो गैसियस एक्सचेंज की है, जो कि अलग से लाइफ प्रोसेसेस के अंदर यूनिट है। अब इसमें बायोएनर्जेटिक्स एक्चुअली हमें क्या करता है, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है और एनर्जी कन्वर्ट किस तरह से हो रहा है, इसको हम बायोएनर्जेटिक्स, क्योंकि इसके अंदर हमने जितना भी कैलकुलेशन है एनर्जी की वो करनी है। और उसमें दो जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं कि ये एक एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी कैप्चरिंग और एनर्जी रिलीजिंग दो तरह के प्रोसेस हमने, तो इसका मतलब यहाँ सारे का सारा जो हमें डिस्कशन है वो सारी एनर्जी पे डिस्कशन है। और आप जानते हैं कि एक लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, उसी की बेस पर या बायोएनर्जेटिक्स उसको ओबे करती है, और आप जानते हैं उस लॉ में क्या बताया गया है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाती है। जैसे मैंने कहा दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक फोटोसिंथेसिस का है और दूसरा टॉपिक जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दोनों पे ही हम बात कर लेंगे। कुछ पॉइंट है इसमें, डिफरेंस के पॉइंट है वो आपने याद रखने, और से कोई क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। जैसे एक तो आपने बता दिया कि एक फोटोसिंथेसिस जो है वो तो हो गया एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। अब एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस किस तरह से, अब जानते हैं कि इसमें आप इक्वेशन देखते हैं 6CO2 + 12H2O, और इसके रिजल्ट में यहाँ लाइट है और साथ इसमें पिगमेंट होते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2। अब यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन है, और जानते हैं कि इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और उसमें बिल्कुल उलट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, C6H12O6 + 6O2, और यहाँ बन जाएगा 6CO2 + 6H2O + एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP की फॉर्म में। ये दोनों तकरीबन बिल्कुल रिवर्स है कि इसके रिएक्टेंट उसके प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट। एक तो याद रखने का रिएक्शन किस में किसका, हम यहाँ पे सिंपली ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। अब ये एनर्जी कैप्चरिंग, और जब एनर्जी कैप्चरिंग है तो एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कैप्चर्ड हो चुकी है, यहाँ एनर्जी कैप्चर्ड। और आप जानते हैं कि यहाँ जब इसकी ब्रेकडाउन हुई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इसकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में वो एनर्जी ATP की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हुई। ये है वो एनर्जी जो कि यहाँ से रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब आप देखिए फर्दर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस होती है वो डे टाइम में होगी, बिकॉज दिस इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, और किन किन ऑर्गेनिज्म में होती है, प्लांट्स में होगी, एल्गी में होगी, साइनोबैक्टीरिया में होगी, और बैक्टीरिया ये इनके अंदर ये प्रोसेस होता है। यहाँ एक बात नोट कर लें कि प्लांट्स में, एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में यहाँ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इन तीनों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कि वो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ऑक्सीजेनिक नहीं है, दैट इज द नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब आप जानते हैं इसमें क्या फर्क है। इसमें फर्क ये है कि ये वाले जो आप तीन ग्रुप बताए हैं, इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसके रिजल्ट में आप देखते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और यूज क्या होता है यहाँ पर वाटर यूज है एक। बट इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर भी आपके पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, वाटर को यूज नहीं करते, और इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की बजाय क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर प्रोड्यूस होता है। तो सवाल यहाँ आ सकता है कि किस किस में फोटोसिंथेसिस जो है उनका प्रोसेस सिमिलर है, तो इन तीनों के अंदर, हालांकि इसमें वर्ड के साथ बैक्टीरिया यूज हुआ है, लेकिन इस बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया में जो साइनोबैक्टीरिया वर्ड यूज किया ना, इट्स आल्सो मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इनमें ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस सिमिलर टू प्लांट्स, इनके अंदर बिल्कुल उसी तरह से क्लोरोफिल ए, आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पेपर, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी, लेकिन इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए नहीं है, वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। तो इसमें आपके फर्स्ट ईयर ग्रुप में बैक्टीरिया वाले चैप्टर में यहाँ की बैक्टीरिया की एग्जांपल भी लिखी हुई है, आपको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि जब आपसे पूछा जाएगा कि किसके अंदर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो मैं लिख देता हूँ, एक का नाम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक का नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और एक का नाम है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये तीन तरह के बैक्टीरिया यहाँ पर। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है याद रखना, एंड ऑल द टाइम, और हर वक्त, ये हर वक्त होता है। और ये वाला प्रोसेस है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये भी आप याद रखें। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस किस तरह से, बिकॉज देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। और अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो फिर इसमें आप देखते हैं कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस, और आप जानते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल, यहाँ पर बिगर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल में बनता है। तो ये यहाँ आपसे एक तो डे टाइम में कौन सा होता है, ये नाइट टाइम में नहीं होता, ऑल द टाइम, दिन हो रात हो हर जगह हर वक्त होता है, ठीक है। वो एनिमल्स में नहीं होता। आप जानते हैं कि एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स के साथ, सारे ऑटोट्रॉफ्स। और जब ये एनर्जी को फिक्स कर लेते हैं, तो हम कैसे एनर्जी को फिक्स करते हैं, हम एनर्जी को लाइट से फिक्स नहीं कर सकते, हम इसको ये एनर्जी फिक्स करते हैं। जब ये स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उसको इंटेक करते हैं। जब हम इंटेक कर लेते हैं तो हमें भी एनर्जी मिल गई, उन्होंने भी एनर्जी फिक्स कर ली। फिर सारे ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को वहां से निकालने के लिए, यील्ड करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। सब के अंदर होगा, ये बात याद रखना। अच्छा, यहाँ एटीपी का एक लिंक है, उसमें थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एटीपी, अब एटीपी है क्या, एटीपी दिस इज द immediate source of energy and this is the source of chemical energy, ये chemical energy का source है। अब ATP एक तो chemical energy का source है, दूसरा आप यहाँ देखेंगे कि that also serve as, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, chemical link between photosynthesis and respiration। ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान या एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन के दरमियान एक लिंक काम भी करती है। कैसे लिंक काम करती है, देखिए होता ये है कि जैसे ही लाइट आती है, मैं कह रहा हूं कि दिस इज द लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी इज फिक्स्ड बाय द प्लांट्स इनटू द केमिकल एनर्जी एंड दैट केमिकल एनर्जी इज क्रिएटेड। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि ये कब होता है, ये लाइट रिएक्शन के दौरान। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। और आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनता, ग्लूकोज तो बनती है डार्क रिएक्शन के अंदर। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी बनती है, और वही एटीपी ने यूज होना है, किस में यूज होना है, इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन में वो एटीपी यूज होंगे, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद ग्लूकोज ब्रेक होंगे, तो जब ग्लूकोज ब्रेक होंगे तो किस रिएक्शन में ब्रेक होंगे, आप जानते हैं कि वो रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेक होंगे। और जब रेस्पिरेशन में ब्रेक होंगे तो वो फिर से क्या बनाएंगे, फिर से एटीपी बनाएंगे। तो अब एटीपी एक लिंक है जो कि ग्लूकोज बनाने के लिए भी यूज होती है, और जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो भी एटीपी प्रोड्यूस होता है। So that's why it's like ATP is a chemical link between the photosynthesis and respiration. अब photosynthesis और respiration जो है वो आप जानते हैं कि दिन के वक्त तो दोनों ही हो रहे हैं, और रात के वक्त क्या होगा, सिर्फ respiration होगी, photosynthesis नहीं होगा। लेकिन
24 घंटों में दो वक्त ऐसे आते हैं जब ये दोनों रिएक्शन होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब वो कौन सा टाइम है और उसको कहते हैं एक पॉइंट हमारे पास कंपनसेशन पॉइंट, और ये कंपनसेशन पॉइंट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है दैट बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन की इक्वल है। और ऐसा किस वक्त होता है? ऐसा होता है डॉन एंड डस्क, यानी सुबह सवेरे, उसको डॉन कहते हैं, डस्क में वो शाम, गुरूब आफ्ताब। ये दोनों ऐसी कंडीशन होती है व्हेन देयर इज अ लो लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। अब सवाल यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसे एक दूसरे के इक्वल आते हैं? चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। क्या फोटोसिंथेसिस increases and becomes equal to respiration, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी और डिक्रीज होकर रेस्पिरेशन भी इक्वल होगी, या चौथी ऑप्शन, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी और इंक्रीज होकर फोटोसिंथेसिस की इक्वल होगी, या पहली दोनों कंडीशन हो सकती हैं। कौन सा करेक्ट? डेल्टा, यस डेल्टा। इसका मतलब है कि जो लाइट के साथ फ्लक्चुएट करती है वो कौन सी है? वो फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन है तो एक स्पीड के साथ जो वो चलते रहना है, लेकिन फोटोसिंथेसिस फ्लक्चुएट करती है। अब मिसाल के तौर पर रात का वक्त है और रात के वक्त आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन तो हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो फोटोसिंथेसिस बंद है, रेस्पिरेशन हो रही है। अब जैसे सुबह होती है, लाइट आती है, सुबह का टाइम होता है, तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा चलना शुरू हो जाती है और वो एक दफ़ा इसकी इक्वल आ जाती है रेस्पिरेशन, और फिर लाइट तेज हो जाती है, दोपहर के बाद लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस तो बहुत तेज हो गई। अब शाम के वक्त फिर से क्या होता है? दोपहर के बाद शाम होती है, लाइट इंटेंसिटी कम होती है, फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू होती है, और शाम के वक्त एक दफ़ा फिर ये रेस्पिरेशन के इक्वल आगे बंद हो, तो इंक्रीज होके भी डिक्रीज हो गई। और अगर स्पेसिफिकली यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताएं डॉन में अगर कंपनसेशन पॉइंट हो रहा है तो उस दौरान क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ के रेस्पिरेशन की इक्वल हुई है या फोटोसिंथेसिस कम होकर रेस्पिरेशन की इक्वल हुई? डॉन के वक्त बढ़ के, सुबह को कहते हैं डॉन न्यूज़पेपर, सुबह सवेरे अखबार आया, ठीक है, और शाम के वक्त फोटोसिंथेसिस कम होकर रेस्पिरेशन की इक्वल, क्योंकि अगर वो कंडीशन वही दे दे स्टेटमेंट के अंदर तो फिर ऑप्शन चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे डॉन एंड डस्क में, तो इसमें नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, प्लांट्स और एनवायरनमेंट के दरमियान कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, चीजें आपस में कंपनसेट हो रही, जीरो हो गया गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ये कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही है जितनी कि यहां प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन यहां प्रोड्यूस हो रही है ये उतनी ही बन रही है जितनी कि रेस्पिरेशन में। सो ऑल थिंग्स आर कंपनसेटेड विद ईच अदर, दोनों सेम बराबर चल रहे हैं। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये इसको पढ़ाई करते हैं, और दूसरा मैं यहां एक और कांसेप्ट दूंगा, दिस इज द नल हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट वैन नल हाइपोथेसिस, इसने एक एक्सप्लेनेशन दी और इसने ये स्टेटमेंट दी, इसका हाइपोथेसिस क्या था? इसने कहा ऑक्सीजन लिबरेटेड यानी कि रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो कहां से आती है? इसने कहा कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, वाटर से आती है। देखें इधर हम फोटोसिंथेसिस देखें तो ऑक्सीजन दोनों के पास ही है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन उसने कहा कि ये वाली ऑक्सीजन है जो सर्कल किया हुआ है ये वो ऑक्सीजन है जो फ्री फॉर्म में रिलीज होती है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है? दोनों में से वाटर से। अब ये हाइपोथेसिस आप कहते हैं कि अनटेस्टेड स्टेटमेंट होती है, अभी उसको टेस्ट नहीं किया गया, पता नहीं सही बात है या गलत बात है, लेकिन उस हाइपोथेसिस की कोई ना कोई बेस होती है। तो मुझे बताइए कि इसके हाइपोथेसिस की क्या बेस थी
क्या इसकी बेस फोटोसिंथेसिस इन स्पाइरोगायरा थी? क्या इसकी जो बेस थी दैट इज फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया? क्या इसकी बेस थी फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया? या इसकी बेस जो है वो तमाम के तमाम जो ऊपर मैंने लिखे हैं वो इसकी बेस थी? क्या बेस थी इसकी? स्पाइरोगायरा, बीटा में क्या बैक्टीरिया, और कोई? यस करेक्ट। अब बैक्टीरिया में क्यों बेस? अब देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूं बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में फूड बन जाती है और साथ में है वो सल्फर प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया और सल्फर प्रोड्यूस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। अब देखिए इसमें और जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर कॉमन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों के अंदर है कि नहीं है? तो उसने कहा कि अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती होती तो यहां भी ऑक्सीजन नहीं आई। इट मेक सेंस कि यहां तो इस उसने कहा इस वजह से यहां ऑक्सीजन नहीं आई कि यहां वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो उधर भी है इधर भी है। तो ये उसने एक बेस बनाया और 1930s में इसने ये हाइपोथेसिस दिया और इसकी बेस पर उसके बाद इसकी टेस्टिंग हुई हाइपोथेसिस, और इसकी टेस्टिंग जो है वो अदर साइंटिस्ट ने की 1940 में। और उसकी टेस्टिंग में आपने याद रखना है कि इन्होंने रेडियो हैवी आइसोटोप यूज किया, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन व्हिच वाज द O18 और इसको आइसोटोपिक ट्रेसर की है। आइसोटोपिक ट्रेसर टैग मार्कर उतनी वर्ड यूज हो सकते हैं। ये जस्ट हमें ये बताएगा अगर हम ये किसी जगह पर टैग करेंगे लगाएंगे कि वो कहाँ पे जा रहा है कंपाउंड जिसको लगाएंगे। अब देखते हैं मैं यहाँ पे इसी पेज थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहला ग्रुप बनाया प्लांट्स का, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ट्रेसर को ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी इसके ऊपर हैवी आइसोटोप लगाया और जब इस पे हैवी आइसोटोप लगाया तो उन्हें वो आइसोटोप यहाँ ग्लूकोज वाली ऑक्सीजन पे भी मिला और जो वाटर के पास ऑक्सीजन गई थी उसमें भी मिला, लेकिन जो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में रिलीज हुई थी उसके ऊपर नहीं मिला। और उसे एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, उसे पता चला कि ये वाली ऑक्सीजन इधर से नहीं है, बट उसको रिकन्फर्म किया क्योंकि साइंस के अंदर चीजें ऐसे अधूरी नहीं छोड़ी जाती। इसको कंफर्म किया था कि क्या ये वाली ऑक्सीजन बाकी वाटर से आ रही। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो ट्रेसर को इस ऑक्सीजन के ऊपर लगाया जो कि वाटर के अंदर। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर लगाया तो वो ट्रेसर जो है उसको उसके अंदर मिला इसके अंदर ये फ्री फॉर्म है, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रही है। तो ये इसमें हाइपोथेसिस, इसमें से सवाल आ सकता है, इंट्रोडक्शन है इसका और हमने कंपनसेशन पॉइंट डिस्कस किया और दूसरा जो है हाइपोथेसिस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन है तो पूछें, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जहाँ से सवाल पेपर के अंदर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो मेन टॉपिक है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें हमने लाइट की एब्जॉर्प्शन की, लाइट की एक्शन की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कलर्स की, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है और इसमें से भी पेपर के अंदर लाजमी क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले मैं कुछ यहाँ आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। लेकिन लाइट जो है जो कि पैकेट्स की फॉर्म में है और उसको फोटोन कहते हैं, तो लाइट जब प्लांट्स पे आती है तो याद रखना है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% लाइट जो है वो अब्सॉर्ब होती है। और जो लाइट अब्सॉर्ब होती है वो लाइट साथ ही डिसअपीयर भी होती है। जो लाइट अब्सॉर्ब होती है वो डिसअपीयर, और वही लाइट जो अब्सॉर्ब होती है याद रखना है कि वो इफेक्टिव है फॉर द फोटोसिंथेसिस, वही फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव। तो 1% लाइट जो अब्सॉर्ब होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव है, और बाकी जो लाइट है 99%
वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके वो शो होती है और वो अफेक्टिव नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका ऐसा कोई रोल नहीं। तो एक तो ये चीज आ गया। दूसरा यहाँ याद रखना है कि एक हम वर्ड यूज करते हैं विजिबल लाइट, वो लाइट जो हमें नजर आती है। आपसे पूछा जा सकता है कि उस लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या है, पता है ना सबको, क्या है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक उसकी, या 400 कह सकते हैं, 380 जो इसकी बीच है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट लिखा हुआ, तो ये इसके अंदर रेंज। और इस रेंज के अंदर जो हमारे पास कलर वो कौन? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 रंग हैं। और अगर हम इससे पहले जाए, इससे वेवलेंथ कम करें तो वो यूवी पे आ गए, और अगर हम इससे वेवलेंथ बढ़ाएं तो वो इंफ्रारेड पे चले। इसका मतलब है कि यहां से पहले पहले हमें विजिबल नहीं है, जो भी यहां पे है दैट इज नॉट विजिबल, और आगे जाएंगे तो वो लाइट भी विजिबल नहीं है। तो विजिबल कौन सी है यहां से देखें, ये, और याद रखना है कि जो विजिबल पार्ट है, अब सोचा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें यूवी है, इंफ्रारेड है, रेडियो है, माइक्रोवेव है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसमें से जो विजिबल है दैट इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें उसका कितना पोर्शन विजिबल है, क्या आधा विजिबल है, या सारा ही विजिबल है, या बहुत स्मॉल पोर्शन विजिबल है। तो आपको बताना है बहुत स्मॉल पोर्शन उसका, ज्यादातर स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में विजिबल नहीं है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने जो लाइट की अब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसका नाम याद है, वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइट अब्जॉर्प्शन को चेक करता है कि कौन सा पिगमेंट जो है वो कितनी लाइट अब्जॉर्प्शन कर रहा है। इसको देखने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से? उसमें हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसमें है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, फिर मैं लिखूंगा क्लोरोफिल बी, और तीसरे नंबर पे है कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड की आगे दो फॉर्म है, एक है कैरोटीन और एक है ज़ैंथोफिल। अभी आपको पिगमेंट्स का याद रखना है। अब इस पे हम आगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, एक्शन स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करना है। क्लोरोफिल ए जो है ये कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड ऑल एल्गी। जितने भी प्लांट्स और जितने भी एल्गी होते हैं तमाम के अंदर ये होता है, सवाए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक ग्लास है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल बी ये तमाम प्लांट्स में होता है, एंड ग्रीनल। अब देखें एल्गी, क्या सिर्फ एल्गी में लिखा है तमाम एल्गी, और बी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के साथ ग्रीनल, ठीक है। और इसके साथ ही कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें तो कैरोटीनॉइड्स भी हमें प्लांट्स में भी मिलता है और साथ ग्रीन एल्गी के अंदर भी मिलता है, और इसके आगे डिफरेंट फॉर्म्स में वो डिस्कस करेंगे। अब ये जो कैरोटीन है, जो कि कैरोटीनॉइड की एक फॉर्म है, इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है वो है बीटा कैरोटीन, जो कि ह्यूमन आईज के अंदर भी प्रेजेंट होती है, बीटा कैरोटीन। और आप जानते हैं ये डिफरेंट जो
और जैसे कैरेट है, इनसे हमें जो बीटा कैरेट बिल्कुल। ज़ैंथोफिल जो है इसकी भी आगे फॉर्म है, इसकी एक फॉर्म जो है वो है ल्यूटिन, जो कि कॉमन फॉर्म है, और ये येलो फॉलिंग लीव्स के अंदर आती है, और एक इसके अंदर जो कॉमन फॉर्म है वो ज़ियाथैंथिनम, और ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर आती है। ये इन्हीं की आपको लिक्विड फॉर्म है। अब इसमें से अगर थोड़ा सा मजीद इसमें डिफरेंशिएट करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो क्लोरोफिल ए है ये एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और ये जो दो आपको मिल रहे हैं ये दोनों के दोनों एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल ए है वो लाइट अब्जॉर्प्शन के साथ साथ एक तो ये कि लाइट अब्जॉर्प्शन करता है, और उसके साथ साथ ये प्रोसेसिंग ऑफ लाइट भी, लाइट अब्जॉर्प्शन भी करता है और लाइट को प्रोसेसिंग भी करता है, इसलिए ये मेन। लेकिन जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं ये याद रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लाइट अब्जॉर्प्शन, ओनली लाइट, ये प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं जाके इसलिए के दोनों के अंदर क्या है, तो इसका मतलब है कि फिर ये लाइट अगर अब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको प्रोसेस नहीं कर सकते तो फिर ये उस लाइट का क्या करते हैं, ये उस लाइट को क्लोरोफिल ए की तरफ भेजते हैं। अब मजाक के तौर पर सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तो ये लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल बी की तरफ ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल बी की तरफ, और क्लोरोफिल बी जो है वो उस लाइट एनर्जी को आगे भेजते हैं, खुद भी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो आगे ट्रांसफर करते हैं, और वो ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए खुद भी लाइट अब्जॉर्ब करता है और उन तमाम पिगमेंट से भी लाइट को उसने रिसीव किया है, और तमाम लाइट जब क्लोरोफिल ए में पहुंचती है तो उसके बाद ये ए जो होगा वो प्रोसेसिंग ऑफ लाइट करेगा। सवाल ये है कि लाइट को किस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं लाइट एनर्जी को, तो आपने याद रखना है कि लाइट एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर होती है रेजोनेंस की फॉर्म। रेजोनेंस एक फिनोमेना है जिसमें जब दो बॉडीज की फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो उनमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होकर इससे आगे है वो जाती रहती है। तो ये एक को अपने यहाँ याद रखते हैं। उसके बाद साथ आपने मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर्स ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट्स के कलर क्या हैं। आगे हम जब एक्स्ट्रा ऑप्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में इसमें बात करेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ कलर लिख लें कि जो क्लोरोफिल ए है ये आपके सामने, इसका कलर जो है वो ब्लू, जो क्लोरोफिल बी है उसका कलर जो है वो येलो, और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनका कलर येलो, ऑरेंज, रेड। अब कैरोटीन का अगर हम सेपरेटली देखना चाहें तो ये रेड ऑरेंज है, और अगर ज़ैंथोफिल का आप देखना चाहें तो ये येलो ऑरेंज स्पेक्ट्रम के तरफ। अब जो इनके कलर हैं इसका क्या मतलब है कि इस लाइट के कलर को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं या इस लाइट के कलर को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे। जो इनका कलर है वो इसका मतलब है उस लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे वहां पे लिखा था कि जो लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी वो लाइट है वो डिसअपियर होगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी वो अपीयर होगी। इसका मतलब देखें क्लोरोफिल ए और बी दोनों के दोनों आप जानते हैं ज्यादातर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये दोनों के दोनों ग्रीन कलर को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे। दोनों में जो इसकी अब्जॉर्प्शन है वो कम हो रही है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे अलग से एक्शन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, इसके लिए लीस्ट अब्जॉर्प्शन। सो दिस इज द रीजन कि आपको प्लांट के अंदर जहाँ क्लोरोफिल है मेनली लीव्स के अंदर, वो कौन सा कलर नजर आता है? ग्रीन ही नजर आता है। तो क्यों ग्रीन नजर आता है? क्योंकि ये ग्रीन अब्जॉर्ब नहीं कर रहा। सो ये पिगमेंट्स का कुछ प्रोडक्शन था
अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसमें एक तो आपने याद रखना है कि पिगमेंट्स में कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है और कौन से कलर को अब्जॉर्ब कर रहा है, कौन से कलर को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और एक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो हम इसको ग्राफ से देखेंगे। तो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम, अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। डिफरेंस ये है कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें लाइट अब्जॉर्प्शन के बारे में बताएगा कि जो लाइट है उसकी अब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो हमें बताएगा इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट का मतलब क्या है, हमें ये पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से हो रही है, इसके बारे में पता चलेगा। तो दोनों चीज़ों में हम ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखूं, यहाँ काफ़ी पॉइंट है जो हमने नोट करने हैं। इधर तो हमने ले लेनी है परसेंटेज ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन, कि लाइट जो है वो किस तरह से अब्जॉर्ब हो रही है, और इधर हमने लाइट की वेवलेंथ को लेना है। अब वेवलेंथ जो है हम जानते हैं कि यहाँ से 400 से शुरू होगी, या मैं कह रहा हूँ कि 450 है, यहाँ 500 है, यहाँ 550 है, यहाँ 600 है, यहाँ 650 है, यहाँ 700 है, और इधर लाइट की अब्जॉर्प्शन में ले लेते हैं। अब आप जानते हैं कि लाइट की अब्जॉर्प्शन तमाम पिगमेंट लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए है या बी है या कैरोटीनॉइड है, लेकिन इफेक्टिवनेस जो लाइट है यानी प्रोसेसिंग ऑफ लाइट है वो सिर्फ किसने करना है, क्लोरोफिल ए ने करना है। मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ एक लाइन जो है वो शो करता हूँ, और वो लाइक दिस, ये दूसरा मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ लाइन ग्राफ में, ये ऐसे, और तीसरा जो है ये। अब सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लाइन ग्राफ के अंदर, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मैं ए कहता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बी, और इसको मैं कह देता हूँ सी, तो मैं कहूँगा कि आइडेंटिफाई करें कि ए किस पिगमेंट के लिए लाइन है, बी किसके लिए है, सी किसके लिए। जी क्या बताएंगे, ए में कौन सा पिगमेंट है, ए के अंदर क्लोरोफिल ए ही है, और बी के अंदर क्लोरोफिल बी ही है, और सी के अंदर क्या है, सी में है कैरोटीनॉइड। अब हमें कैसे पता चला, हमें इनकी पीक से पता चला है कि अब ए और बी के अंदर देखें तो ए की पीक जो है वो बी से पहले आएगी, ए की पीक यहां आएगी, बी के पीक उसके बाद आएगी। तो अगर हम यहां पर देखें कि इस तरफ ब्लू स्पेक्ट्रम है, उस तरफ रेड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि देखिए वेवलेंथ को अगर हम बात करें तो हमने विजिबल लाइट में जो कलर पढ़े थे वो कौन से थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड स्पेक्ट्रम और ब्लू स्पेक्ट्रम में, ब्लू स्पेक्ट्रम में ए की पीक पहले आएगी और बी की पीक बाद में आएगी। तो अगर मैं यहाँ वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ में जो क्लोरोफिल ए है उसकी जो पीक यहां शो हो रही है दैट इज ऑन द 430 नैनोमीटर। कहां पे पीक शो हो रही है, 430 नैनोमीटर पे पीक शो हो रही है। और अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूंगा तो इसकी जो पीक हमें यहां पर मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन 453 नैनोमीटर पे। तो 430 पहले आएगी और 453 बाद में आएगी। तो यहां से पता चल गया कि ये ए है, ये बी है, और दूसरा यहां से बी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, पीक हाई है देन द क्लोरोफिल ए। तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आ गई। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें तो दूसरी तरफ भी आपको पीक जो है वो मिल रही है, लेकिन यहां दूसरी तरफ क्लोरोफिल बी की पीक पहले मिल रही है, क्लोरोफिल ए की पीक जो है वो बाद में मिल रही है। तो अब यहां जो क्लोरोफिल बी इस जगह पर पीक मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, दैट इज अबाउट 642 नैनोमीटर।
ये लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है। और जो क्लोरोफिल ए की पीक मिल रही है वो 690 पे भी मिल सकती है, 670, 680 और 700 नैनोमीटर। इसके अंदर 4 जो है वो पीक्स आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, कुछ वेरिएशन उसके अंदर है। तो देखिए इन पीक्स की बेस पर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्लोरोफिल ए कौन सा है और क्लोरोफिल बी कौन सा है। तो आपको पता चला कि क्लोरोफिल ए और बी के अंदर जो पीक्स हैं उसकी बेस पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि इनकी रेंज, इनकी जो पीक्स हैं वो दोनों तरफ आनी है, यानी इसकी पीक ब्लू में भी आएगी और रेड के अंदर भी। लेकिन अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड की जो पीक है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे ही आएगी, ये ब्लू पार्ट के अंदर ये पीक शो करता है। या ब्लू पार्ट से हम थोड़ा सा आगे ले जाएं कि ये कुछ पार्ट ब्लू का अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ये आगे चलेंगे तो ग्रीन का कुछ पार्ट भी अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब मैं इसका कलर लिखूंगा तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा। तो ब्लू पार्ट के अंदर भी और साथ ये ग्रीन का कुछ पार्ट जो है ये भी अब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशन है पीक के अंदर ये, तो मैं यहाँ पर एक रेंज लिखूंगा कि बताएं कैरोटीनॉइड्स किस रेंज में लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं लिखूंगा 400 टू 500 नैनोमीटर की जो रेंज है इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। और अगर मैं क्लोरोफिल ए और बी की रेंज को देखूंगा तो वो भी हमें देखें यहाँ 430 और 435, ये भी 400 और 500 के दरमियान में ही मिल रही है, ये भी 400 और 500 के दरमियान में ही मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें 680, 690, 670 या 642, ये जो मिल रही है ये 600 और 700 के दरमियान में मिल रही है। तो इसका मतलब है ओवरऑल मैं एक जनरल यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, वो आपने याद रखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है मोस्ट अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, सबसे ज्यादा जो अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है वो कौन सी रेंज। अब मैं रेंज की बात करूं, एक है 400 टू 500 और दूसरी है 600 टू 700, ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ है। और अगर पूछा जाए कि लीस्ट अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ कौन सी है, लीस्ट अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, तो इसके अंदर आपसे जब ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 500 टू 600, ये सबसे कम अब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ है। और अगर पूछ लिया जाए कि बताएं मोस्ट अब्जॉर्ब्ड कलर कौन से हैं, सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होने वाले कलर, तो सबसे अब्जॉर्ब जो कलर हो रहे हैं वो है वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड, ये सबसे ज्यादा कलर अब्जॉर्ब हो रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि लीस्ट अब्जॉर्ब्ड कलर कौन से हैं, लीस्ट अब्जॉर्ब्ड कलर, तो आप बताएंगे कि येलो और ग्रीन, ये कलर सबसे कम अब्जॉर्ब हो रहे हैं, येलो और ग्रीन। और जो ग्रीन है, ग्रीन इज ए डार्कर कलर, ये डार्कर कलर होने की वजह से ग्रीन विल मास्क द येलो, ये येलो को मास्क कर ले। इसी वजह से आप जानते हैं कि आपको प्लांट्स के जो कलर नजर आते हैं, स्पेशली लीव्स के अंदर, क्योंकि पिगमेंट ज़्यादा होते हैं, तो कौन से कलर नजर आते हैं, ग्रीन नजर आता है। और अगर थोड़ा सा प्लांट में उसको लाइट प्रॉपर ना मिले या कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन से किस में कन्वर्ट होते हैं, किस कलर में, येलो में कन्वर्ट। अब किसी प्लांट को आप देखें वहाँ आपको ग्रीन कलर के लीव्स भी नजर आएंगे, येलो कलर के लीव्स भी नजर आएंगे, तो इसका मतलब दोनों ही कलर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो जो कलर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा इसका मतलब उसका कलर है, वो उसका अपना कलर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो हमने लिखा है कि कौन कौन सी लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी लाइट कम अब्जॉर्ब हो रही है। इसके अंदर रेंज भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल की जो रेंज है वो, क्लोरोफिल ए की जो रेंज है वो 400 से लेकर अबाउट 430 तक है, और बी की रेंज थोड़ी सी आगे है, यानी वो उससे अगली वेवलेंथ को जो अब्जॉर्ब करते हैं। इसे मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट आपको वेवलेंथ बता दी है। अगर रेंज पूछी जाए तो रेंज में आपने देखना है कि ये किस वेवलेंथ, किस रेंज के अंदर आ रही, तो आपने वो वाली रेंज जो चूज कर लेनी, थोड़ा बहुत उसके अंदर आपको डिफरेंस जो है वो मिलता है। एक तो ये जो कि हम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात की, इससे पहले हमने कलर ऑफ पिगमेंट पढ़ लिया था, ये पिगमेंट का कौन सा कलर है, कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करे, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे होगा। एक्शन स्पेक्ट्रम जिसमें हम रेट ऑफ फोटोसेंसिस जो है वो देखेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम का भी ग्राफ जो है वहां पे ड्रॉ करता हूं।
अब एक्शन स्पेक्ट्रम में हम दो चीजें लेंगे, एक इसमें उसी तरह से हम एक तरफ तो हमने वेवलेंथ ही लेनी, इधर को वेवलेंथ लेंगे। अब इस तरफ हम लेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, किस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही है। इधर वही वेवलेंथ वाला पार्ट जो है वो आ जाए। यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो सिंगल लाइन ही शो होगी, उसमें सिर्फ क्लोरोफिल का ही होगा और वो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ शो करेंगे क्लोरोफिल ए के लिए, यहां ना तो हम क्लोरोफिल बी का शो करेंगे लाइन, ना कैरोटीनॉइड शो करेंगे। अब क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो बाकियों से जो लाइट मिलेगी उसको लेके प्रोसेस्ड करेगा। तो यहां पर लाइट की प्रोसेसिंग होनी है। जब वो प्रोसेसिंग होगी तो मुझे बताएं कि जो क्लोरोफिल ए की ये लाइन है, क्या सिर्फ वही लाइट की इसने यहां पर इफेक्टिवनेस दिखाई है जो लाइट इसने खुद अब्सॉर्ब की, या बाकी पिगमेंट्स की भी लाइट इसको मिली, बाकी पिगमेंट्स की लाइट। तो इस वजह से आप देखें कि यहां जो क्लोरोफिल ए का लाइन ग्राफ है और यहां जो क्लोरोफिल ए का लाइन ग्राफ है उसके अंदर आपको डिफरेंस मिल रहा है। अब क्या डिफरेंस है, गौर से देखें, मैं डिफरेंस लिख रहा हूं। इसके अंदर आपको जो पीक्स मिल रही हैं वो पीक्स जो है वो ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द पीक्स इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वहां पर पीक्स क्या है वो नैरो है, यहां ब्रॉडर है। ये शो कर रहा है कि यहां पर इस रेंज के अंदर इसने ज्यादा फोटोसेंसिस की, हालांकि इसने अब्सॉर्ब तो इस रेंज को किया था, फोटोसेंसिस इस रेंज में भी की। इट मींस के बाकियों ने तो इस रेंज में लाइट अब्सॉर्ब की, तो उनकी भी वहां पे फोटोसेंसिस हुई। और दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो वैली है, ये इसकी वैली, ये वैली नैरो है एंड नॉट टू डीप, और ये इतनी डीप नहीं है। अब इतनी डीप नहीं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहां पर अब ये कलर है और यहां पर आपको रेंज जो मिल रही है वो तकरीबन 500 से 600 नैनोमीटर की मिल रही है। यहां पर अगर मैं फोटोसेंसिस की बात करूं तो इसने तकरीबन 35% फोटोसेंसिस की, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं क्लोरोफिल ए का, तो क्लोरोफिल ए ने यहां पर जो लाइट अब्सॉर्ब की है वो सिर्फ 10% की है, लेकिन फोटोसेंसिस वहां 35% कर दी क्लोरोफिल ए ने। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि देखें इस जगह पर इसने भी 10% लाइट को अब्सॉर्ब किया, इसने भी कुछ लाइट को अब्सॉर्ब किया, इसने भी कुछ लाइट को अब्सॉर्ब किया, तो जब सब की मिलके लाइट क्लोरोफिल को मिली तो उसने यहां पर इनफ फोटोसेंसिस की। तो इसका मतलब यहां फोटोसेंसिस उससे ज्यादा की है जिसने इतने लाइट अब्सॉर्ब की, क्योंकि बाकी पिगमेंट्स की लाइट भी इसको मिल जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि ये जो अब्सॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम है वो लाइट की अफेक्टिवनेस को शो करता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख दूंगा कि जो सबसे ज़्यादा लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ वॉयलेट ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट जो सबसे ज़्यादा अब्सॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम फोटोसेंसिस जो है वो इन्हीं लाइट के अंदर होती है। मैक्सिमम फोटोसेंसिस ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम, बाकी जो उसका शेड है वॉयलेट ब्लू जैसे हमने वहां पे लिखा, यहाँ दोनों के अंदर लाइट जो है वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब हुई और फोटोसेंसिस मैक्सिमम। लेकिन एक बुक में आपको पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, उन्होंने कहा कि व्हेन द इक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट आर गिवन, जब इक्वल इंटेंसिटी लाइट की दी जाती है तो उन्होंने बताया कि देन देयर इज मोर फोटोसेंसिस इन रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एज कंपेयर टू ब्लू। उन्होंने कहा कि रेड के अंदर जो है वो ज्यादा फोटोसेंसिस होती है। ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया, और एक्सपेरिमेंट ये पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो दिया TW एंगलमैन ने 1883 के अंदर, ये सवाल आ सकता है, इसने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, और इसने जब एक्शन स्पेक्ट्रम फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया तो इसने एक ग्रीन एलजी को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। यहां देख ले जरा, ये एक फिलामेंटस ग्रीन एलजी है। सवाल आ सकता है कि किसको इसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, TW एंगलमैन ने, तो आपने बताना है कि इसने यूज किया स्पायरोजायरा को। और स्पायरोजायरा क्या है, ये एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गा। अब इसने इसको यूज किया और इसने यहां से लाइट को पास किया, और वही लाइट इसने आर्टिफिशियली उसको लाइट प्रोवाइड की जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड स्पेक्ट्रम थे। और इसने देखा कि जब यहां पे लाइट पास की एक प्रिज्म के जरिए यहां से लाइट पास की, तो इसने ये देखा कि जिस जगह
वॉलेट कलर है, ब्लू कलर है, वहाँ पर उससे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया नज़र आए, और इस पार्ट में उसको एरोबिक बैक्टीरिया बहुत कम नज़र आए, लेकिन जो रेड स्पेक्ट्रम था वहाँ पर उसको एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नज़र आए। ये जो मैंने यहाँ डॉट से लगाए हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया है। अब मुझे बताइए कि फोटोसिंथेसिस के साथ एरोबिक बैक्टीरिया का क्या लिंक है? इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट तो ग्रीन एल्जी पे किया, फोटोसिंथेसिस तो उसने ग्रीन एल्जी में देखी जो कि स्पाइरो जा रहा था, लेकिन बताएं कि एरोबिक बैक्टीरिया का क्या लिंक है वहाँ पे? क्योंकि देखिए जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो इसने देखा यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस, लेकिन रेड पार्ट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज़ हुआ। और जब इसने यहाँ ग्रीन और येलो पार्ट में देखा तो वहाँ कुछ एरोबिक बैक्टीरिया नजर आए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन हमें नज़र तो नहीं आएगी माइक्रोस्कोप से, तो हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन ज़्यादा या कम है? तो हम वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर देते हैं, या वहाँ बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं, तो जिस जगह वो ज़्यादा जमा हो जाएंगे इट मीन्स कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। सो बैक्टीरिया और एक्चुअली द बायोलॉजिकल इंडिकेटर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, और उससे हमें पता चल रहा है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसमें अब सवाल जो आ सकता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से आ सकता है, पीक्स के बारे में पूछा जा सकता है, कलर के बारे में पूछा जा सकता है, और एक्शन स्पेक्ट्रम में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। लाइट रिएक्शन और दूसरा हमें पढ़ना है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को C3 पाथ में कैनन साइकिल, फिर हमें C3 और C4 साइकिल इनको भी देखना है इनमें क्या फर्क होता है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। जो लाइट रिएक्शन है वो आपको थायलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर
है कि इनके बनने की जो इक्वेशन है वो भी समान है। लाइट रिएक्शन हमारे मटेरियल में हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट बन रही है स्ट्रोमा के, क्योंकि उन्होंने वहां पर उसको डार्क रिएक्शन को जो है वो चलाना है। अब सवाल ये है कि एटीपी, हम एटीपी के एक वर्ड यूज करते हैं, इसको कहते हैं एसिमिलेटिंग पावर। अब इसको एसिमिलेटिंग पावर क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस एटीपी इज ए सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। आपसे पूछा जा सकता है कि एटीपी के अंदर ऐसा क्या है कि वो डार्क रिएक्शन चलाएगी, तो आप कहेंगे इसमें एनर्जी है और इसको एसिमिलेटिंग पावर कहते हैं। NaDPH2 के अंदर ऐसा क्या है कि वो डार्क रिएक्शन को चलाएगी, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि इसमें रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन डार्क रिएक्शन को चलाने का काम करते हैं। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है, इनमें आपको जो एक बेसिक इसकी समरी है वो हमें बताइए, इस पर अभी मैंने डिटेल में वो बात करनी है कि ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम हम कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्लस्टर फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर मेनली दो कंपोनेंट हैं। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नंबर वन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स, पहला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो है इसके अंदर वो है रिएक्शन सेंटर। दोनों फोटो सिस्टम के कंपोनेंट। एंटीना कॉम्प्लेक्स जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंपोनेंट क्या करेगा, दैट विल गैदर्ड लाइट, इसने लाइट को इकट्ठा करना है। और इसमें कौन कौन से पिगमेंट होंगे? क्योंकि क्लस्टर्स तो इसके अंदर है पिगमेंट, इसके अंदर सारे पिगमेंट होंगे। इसमें क्लोरोफिल ए भी होगा, इसमें क्लोरोफिल बी भी होगा, और इसमें कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। क्योंकि हमने इससे पहले जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, हमने इसमें कहा कि लाइट जो अब्जॉर्ब करते हैं वो सारे के सारे लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट तो सबने अब्जॉर्ब करनी। लेकिन जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर में हम देखेंगे कि यहाँ पर होनी है प्रोसेसिंग ऑफ लाइट। तो मुझे बताएंगे लाइट की प्रोसेसिंग भी क्या सारे करते हैं, या कोई एक करता है या दो करते हैं? कौन सा वाला? क्लोरोफिल ए। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल ए होगा। अब यहां से सवाल आ सकता है, अब फोटो सिस्टम की दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, ये भी आ सकता है। इसके अंदर एक है PS1। PS1 will absorb the light of the 700 nanometer, इसको PS700 भी कहते हैं। और PS2 जो है that will absorb the light of 680 nanometer। तो ये इसमें डिफरेंस है, और हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखना है, लाइट रिएक्शन को, वहां दोनों को देखें। हम यहाँ लाइट रिएक्शन में डिटेल में बात करते हैं। लाइट रिएक्शन में इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? अब देखिए वर्ड सिंपली एक वर्ड है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ADP plus PI, तीन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये ATP बना लेंगे, दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन हम कहेंगे जब यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस हो। अगर ये प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे चल के रेस्पिरेशन में कुछ और फॉस्फोराइलेशन भी पढ़नी है, जैसे कि हमने पढ़ना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यही प्रोसेस अगर सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक हमने टर्म आगे पढ़नी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में, और क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो एटीपी बनते हैं उनको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो तीन तरह की फॉस्फोराइलेशन आपने याद रखनी है। यहाँ हमारा कंसर्न सिर्फ फोटोफॉस्फोराइलेशन पे, और आगे चल के हमने सबस्ट्रेट लेवल भी पढ़ना है और ऑक्सीडेटिव पढ़ना है। फिर आपने तीनों को एक जगह पर रख के उनमें कंपैरिजन देखना है कि क्या इनके अंदर जो डिफरेंस होता है। लाइट रिएक्शन में मैं यहाँ एक जी स्कीम बनाऊंगा, उसके अंदर हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन दोनों देखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या फर्क होता है। अब देखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इसको गौर से देखना है फोटो सिस्टम। लाइक हियर इज द फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले लाइट अब्सॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर। जैसे 680 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा
और इसके अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा और उस होल को फिल करेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी जगह पर चले। अब आपकी बुक के अंदर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन किए, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वजह से लिखे हैं क्योंकि एट द एंड रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में मूव करते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, पेयर की फॉर्म में मूव नहीं करते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन एक एक करते हैं। देयर इज ए क्यू, एक लंबी कतार है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स वो निकल रहे हैं और वो लाइन बना के उसके अंदर जो है मूव करते जा रहे हैं। तो इट मींस के इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं, पेयर की फॉर्म में, सिंगल एक एक करके मूव करते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा, हम 2 लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए क्योंकि हमें एट द एंड 2 ही चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो कि एक एसोसिएटेड प्रोटीन है, इसके लिए वर्ड हम थियोफाइटन भी यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के पास और PS2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो कौन से इलेक्ट्रॉन ने पूरी की, जो वाटर से। ठीक है, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर है लाइक प्लास्टोक्विनोन है, इसके पास जाएंगे। फिर यहां पर है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये B6F है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास which is a copper containing carrier, और ये दोनों जो है वो आयरन कंटेनिंग या आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। अब यहां पर एक और फोटो सिस्टम, क्योंकि हमने कहा था 2 तरह के फोटो सिस्टम, यहां क्लस्टर्स है पिगमेंट कल्चर बॉन्ड्स। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 will absorb the light of 700 nm और बिल्कुल उसी तरह यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अगेन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे एंड दिस द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। एंड सिमिलरली यहां पर भी एक होल क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन के निकलने से, यानी यहां पर जो क्लोरोफिल है उसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, तो वहां जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को वो इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे जो कि प्लास्टोसाइनिन से है। यहां वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब सवाल कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, लाइट के आने से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुए हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो वाटर से आते हैं। अगर बात होगी PS2 की, अगर बात होगी PS1 की, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, प्लास्टोसाइनिन से। तो ये आपने फर्क देखना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 1, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 में जाएंगे और यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर फेरिडॉक्सन, तो ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन है। ये मैं दोनों तरफ लिख देता हूं क्योंकि हमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को डिफरेंस पढ़ना है। तो फेरिडॉक्सन में तो इलेक्ट्रॉन ने जाना ही जाना है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन लेके जाएगा NADP रिडक्टेज के, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन को एक एंजाइम के पास लेके जाएगा जो कि प्रोटीन है NADP रिडक्टेज के पास, तो वो NADP रिडक्टेज क्या करेगा, वो NADP की रिडक्शन कर देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। और अगर तो ये वाला केस हुआ, दिस इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ये क्या होगा, नॉन साइक्लिक। और अगर ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे ले आएगा, तो ये होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो इसका मतलब है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को कौन डिफाइन करेगा, फेरिडॉक्सन डिफाइन करेगा। कि ये फेरिडॉक्सन के पास चॉइस है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन को NADPH रिडक्टेज के पास लेके जाए या वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास लेके जाए। लेकिन चॉइस कैसे उसके पास हो, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस इन द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर क्या कंडीशन है। अगर तो सिस्टम के अंदर एनर्जी सफिशिएंट है, ATP मौजूद है सिस्टम के अंदर, तो फेरिडॉक्सन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को इसके पास रखेगा, तो उसके रिजल्ट में NADPH रिडक्टेज NADPH2 बनाएगा। और अगर सिस्टम में एनर्जी की कमी है, यानी सिस्टम एनर्जी भी डेफिशिएंट है, तो उस दौरान जो फेरिडॉक्सन है वो इलेक्ट्रॉन को किस पे लेके आएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे लेके आएगा, जिसकी वजह से NADPH
2 बनने की बजाय क्या बनेगा, ATP। समझ आई इसकी कि नहीं है? तो अब देखें कि यहां मैं एक लाइन लगा देता हूं आपकी सहूलत के लिए यहां, और इसके अंदर जो कुछ भी है इस आउटलाइन के अंदर वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ओवरऑल जो हम यहां पढ़ रहे हैं, अगर इसके अलावा बाकी सारा देखेंगे तो वो क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पता चला इसका? अब कैसे कैसे आ सकता है? अब यहां एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिख देता हूं और आप जरा मुझे उसका आंसर करके बताएंगे कि वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में आपके पास, which statement is correct for cyclic photophosphorylatation। अब मैं आपके पास स्टेटमेंट लिखता हूं और आप इसको देखते जाएं और आपने मुझे बताना आइडेंटिफाई करके कि कौन सी इसमें करेक्ट है। Separating of water, absorption of 680 nanometer light, only ATP production, both ATP and NADPH2 production। कौन सा करेक्ट है? अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा? चार्ली करेक्ट। आप इसमें देखेंगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होगी। अगर लाइट की ऑप्शन की बात करें तो 700 नैनोमीटर की लाइट होगी, क्योंकि यहाँ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, वाटर की स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि साइक्लिक के अंदर सिर्फ ATP बनती है। और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कंडीशन नॉर्मल है, सिस्टम के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है ATP के अंदर, तो कौन सा प्रोसेस होगा नॉर्मल कंडीशन में? साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा या दोनों होगा? सिर्फ क्या होगा? नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक साइक्लिक में कब कन्वर्ट होगा? When system deficient in ATP, जब सिस्टम में ATP की डेफिशिएंसी हो गई है और NADPH2 और एक्यूमुलेटेड, अगर NADPH2 एक्यूमुलेट हो गए हैं तो उस दौरान क्या होगा, जो नॉन साइक्लिक है दैट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक। और ये जो प्रोसेस है ये सर्टेन कंडीशंस के अंदर, मैं सर्टेन कंडीशंस पे लिख सकता हूं या मैं कह सकता हूं कि अब नॉर्मल कंडीशन, इस दौरान ये प्रोसेस होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब बहुत सारे सवाल यहाँ आ सकते हैं कि बताइए साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, 1 और 2 या दोनों? साइक्लिक में सिर्फ 1, नॉन साइक्लिक में दोनों होंगे। ठीक है, साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, नॉन साइक्लिक वाटर की स्प्लिटिंग होगी। साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनेंगे। और ये प्रोसेस होगा कहां पर? ये प्रोसेस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो आप देखें इसके अंदर 2 प्रोडक्ट बन रही है ओवरऑल। अगर देखें एक ATP प्रोडक्ट बनी है और दूसरी NADPH2 बनी है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, और यही वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने आगे चल के डार्क रिएक्शन को चलाना है। तो इसके अंदर आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, आपके सामने सारा आउटलाइन मैंने दे दी है साइक्लिक की भी और नॉन साइक्लिक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमें इसको लेके आगे चलना है और ये देखना है कि डार्क रिएक्शन को ये कैसे चलता है।
करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द केमियोस्मोसिस। इसको केमियोस्मोसिस, एटीपी बनने का प्रोसेस। अब कैसे कहां पर होता है केमियोस्मोसिस, यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में केमियोस्मोसिस के बारे में आपको बता। अब केमियोस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? केमियोस्मोसिस कहते हैं एटीपी प्रोडक्शन by the movement of proton across thylakoid membrane। अगर thylakoid membrane के across ATP जो है वो प्रोटॉन मूव करेंगे तो उसके रिजल्ट में ATP बनेगा। अब आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आपको ये स्टैक्स मिलेंगे इस तरह के बहुत सारे लाइन दिस ऐसे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रेना। और अगर इसमें से हम एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड द थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड के अंदर ये स्पेस है, इसको ल्यूमन कहेंगे, और इसकी जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको कहेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और बाहर यहाँ जो भी मैट्रिक्स है दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब ये सारा लाइट रिएक्शन जो है ये कहां पर हो रहा है? ये लाइट रिएक्शन इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो आपको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। और अगर मैं इस मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखूं, यहां मैं ड्रॉ कर लेता हूं, इस मेम्ब्रेन को काटा यहां से, इसको बड़ा किया, इसके एक तरफ ल्यूमन है और दूसरी तरफ इसके अंदर स्ट्रोमा है। अब मैं केमियोस्मोसिस का प्रोसेस देखूंगा, यहाँ केमियोस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। अब देखिए लाइट रिएक्शन सारे का सारा इस मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। क्यों मेम्ब्रेन जो हो रहा है? क्योंकि पिगमेंट इसके अंदर है, लाइक ये मैं कह रहा हूं दैट्स अ PS2, ये इसके अंदर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर है सारे के सारे, लाइक PQ यहां पर है, लाइक साइटोक्रोम जो है वो यहां पर है, यहां पर आपको प्लास्टोसाइनिन मिल रहा है, यहां आपको फोटोसिस्टम 1 मिल रहा है, यहां आपको फेरिडोक्सिन मिल रहा है, इस जगह आपको NADPH रिडक्टेज मिल रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको ये इस चेन के अंदर मिल रही हैं। और साथ ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की बात करेंगे जो कि इसी मेम्ब्रेन के अंदर होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड ATP सिंथेज। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये ATP बनाने वाला एंजाइम। अब हमें देखना है कि केमियोस्मोसिस होता है कैसे ATP बनाता है। अब सबसे पहले जब लाइट आती है 680 नैनोमीटर की लाइट यहाँ आएगी तो इसके रिजल्ट में जो वाटर है वो स्प्लिट करेगा, और वाटर की जो स्प्लिटेड है वो ल्यूमन के अंदर होती है। इस वजह से आप देखेंगे जो प्रोटॉन है वो ल्यूमन के अंदर बढ़ते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुए, और इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए जाएंगे, फिर यहाँ लाइट आएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, और जब NADPH2 के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो NADPH2 उन इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? वो NADP को क्या करेगा? NADPH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये रिडक्टेज एंजाइम के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो NADP को किसमें कन्वर्ट कर देगा? NADPH2 वो जो हमने पढ़ा ऐसे ही सारा प्रोसेस यहाँ में निकाल, यानी उस चेन के अंदर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का तो हमें केस समझ आ गया कि वो तो NADPH2 में जाकर स्टोर हो गए। अब ATP कैसे बने? देखिए ATP कैसे बनेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ से प्रोटॉन स्ट्रोमा से पंप होकर ल्यूमन के अंदर, स्ट्रोमा से पंप होकर ल्यूमन में, और ये जो पंपिंग है ये कैसे होती है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और जब इसमें एनर्जी खर्च की जाती है तो वही एनर्जी इस प्रोटॉन के अंदर आकर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये प्रोटॉन जो कि यहाँ जिनके अंदर एनर्जी स्टोर है, अब ये वापस आएंगे ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर, और वापस जब इन्होंने आना है ल्यूमन से स्ट्रोमा में तो ये कैसे वापस आते हैं? ये वापस आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से, और जब ये वापस आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी जो रिलीज होती है वो ADP और PI जो कि स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए हैं उनको आपस में जोड़ के क्या बना देती है? ATP। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। ये
एक तरफ NADPH2 बन गए, वो तो पता कैसे बने इलेक्ट्रॉन से, दूसरा प्रोटॉन की मूवमेंट से क्या बन गया ATP। अब देखिए ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये रिएक्शन तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है लाइट रिएक्शन, लेकिन इसकी प्रोडक्ट कहां बन रही है, कहां बन रही है प्रोडक्ट, स्टोमा पर। पहले आपको लिखा दिया। अब डार्क रिएक्शन कहां होना है, स्टोमा के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने डार्क रिएक्शन को चलाना है। अब इसका मतलब है कि डार्क रिएक्शन यहां पर होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, हम आगे बढ़ते हैं, और ये एटीपी यूज होगी इसको चलाने में। जब एटीपी इसको चलाने में यूज होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और टूट जाएगा एनर्जी इसको दे, और वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी और पीए। फिर वो वहां वेट करेंगे, जब प्रोटॉन आएंगे तो वो फिर से उनको क्या कन्वर्ट कर देंगे एटीपी में कन्वर्ट। NADPH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे NADP पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन उन्होंने डार्क रिएक्शन चलाने के लिए दे दिए और वो फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यहां से लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में जब इलेक्ट्रॉन फिर से आएंगे तो वो फिर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जमा हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा NADPH2। और जब ये कार्बन साइकिल चलेगा इसके रिजल्ट में शुगर। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट कहां बन रही है, डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन भी देखें स्टोमा के अंदर हो रहा है। अब हमने जो कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन C3 पाथवे C4 पाथवे इस जगह मजीद बात करनी, यहां तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमें बात करनी है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नेम इसलिए इसको स्टडी किया, और इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं। अब ये सारी वजह क्यों इनके नाम है। डार्क रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इस वजह से नहीं कहते कि ये रात के वक्त होता है, बल्कि इस वजह से कि इसमें डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, बल्कि इसको लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स चाहिए। और कैल्विन साइकिल कहने की वजह क्या है कि साइंटिस्ट का नाम कैल्विन। और C3 पाथवे जो है ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहली प्रोडक्ट बनेगी उसमें 3 कार्बन, व्हिच इज अ फॉस्फोग्लिसरेट। अब इंग्लिश क्या है, अब देखिए इसमें सबसे पहले रिएक्शन होना है वो है RUPP, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, that will react with the carbon dioxide in the presence of enzyme Rubisco। और ये सबसे ज्यादा abundant प्रोटीन है Rubisco on earth, most abundant protein। और इसके रिजल्ट में सबसे पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। क्योंकि वो अनस्टेबल है सो वो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो फौरन ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके एक स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और वो जो स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड होगा दैट इज PGA। व्हाट इज द PGA? दिस इज द फॉस्फोग्लिसरेट। और तीसरे नंबर पे क्योंकि फॉस्फेट लगा होता है तो उसको 3PGA भी कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो आपके पास होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट फेज ऑफ द रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्बन फिक्सेशन फेज। कार्बन फिक्सेशन, यहाँ एक बात याद रखनी, मैंने इसलिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई लिखा है ये कि एक वक्त में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, लेकिन आपको बुक के अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 3 मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन आएगी तो एक प्रोडक्ट बनेगी विच इज द ट्राइबोस। लेकिन याद रखना है कि रिएक्शन इकट्ठे 3 का नहीं होगा, रिएक्शन कैसे होगा 1 बाय एक करके रिएक्ट, एक RUPP एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा RUPP दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल जो 6 कार्बन चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए तो साइकिल 6 दफा चलेगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो 3 से लिखा कि हम जरा उसको समराइज कर लें और हमें वो प्रोडक्ट मिल ले, फिर हमें पता चल जाएगा कितनी चीजें इनपुट हैं। तो दिस इज द इनपुट। ये अब यहाँ पर 3 जो है वो मॉलिक्यूल है, और हर मॉलिक्यूल में जो कार्बन है उसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है 8 कार्बन।
तीन जो है वो नंबर है मॉलिक्यूल के यहाँ लिखे, और बुलेट जो मैं लगा रहा हूं इसका मतलब है कि हर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, एक कार्बन। या इसके जो मॉलिक्यूल है वो भी 3 मॉलिक्यूल लिखे, लेकिन इसमें हर मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है वो इसमें 5। क्यों 5 होते हैं? क्योंकि ये है राइबोस व्हिच इज द कीटो फॉर्म ऑफ पेंटोज। और देखा कि पेंटोज के अंदर एक एंडोफॉर्म होती है, आगे बढ़ते हैं, एक कीटोफॉर्म। एंडोफॉर्म इज राइबोस एंड कीटोफॉर्म इज राइबोस। तो इसका मतलब इसमें 5 कार्बन, और बिसफॉस्फेट है, इसका मतलब यहां पे भी फॉस्फेट है। अब 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल 1 कार्बन वाले के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बना उसके 3 मॉलिक्यूल बने और उसमें कार्बन होगी 6। कार्बन 6 कैसे होंगे? 5 ये कितनी होगी? 6, और उसके साथ भी फॉस्फेट। तो ये तो बन गया हाईली अनस्टेबल, क्योंकि अनस्टेबल ये फॉर्म ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है? इक्वली ब्रेक करता है, यानी 1 से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जब 1 से 2 बनेंगे तो 3 से कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल टोटल बनेंगे PGA वो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और हर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन रह जाएंगे? 3 कार्बन रह जाएंगे, और हर एक के पास फॉस्फेट एक है। So this is 1 2 3, so this is 3PGA। 3PGA का मतलब क्या है कि तीसरे नंबर पे फॉस्फेट लगी हुई, लेकिन इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन कैसे होगी? लाइट रिएक्शन में ATP बने हैं, 6 ATP में कन्वर्ट होंगे, और 6 फॉस्फेट अंदर आएंगे, और जब 6 फॉस्फेट अंदर आएंगे तो तीसरे नंबर पे तो पहले फॉस्फेट लगा हुआ है हर मॉलिक्यूल के, और हर मॉलिक्यूल के पहले नंबर पे भी फॉस्फेट होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल का नाम है 1,3-बिसफॉस्फोरेस, 1,3-BPGA। पहले इसका नाम था 3PGA, और हर मॉलिक्यूल पे एक फॉस्फेट आगे मौजूद है। और अब ये होगा, अब इसकी रिडक्शन होगी, और जब इसकी रिडक्शन होनी है तो इसकी रिडक्शन जो करनी है वो करनी है 6 मॉलिक्यूल NADPH2 में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में बने हैं इनके पास रिड्यूसिंग पावर है। जब इसका रिड्यूसिंग पावर है तो रिडक्शन करेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगी 6NADP में। और जब ग्लिसरेट की रिडक्शन होती है तो वो ग्लिसरल्डिहाइड होती है, और जब ग्लिसरल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो वो ग्लिसरेट बनता है। हमने ये वाला स्टेप भी आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ना है। तो इसका मतलब है ग्लिसरेट की बजाय वो बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये जो फॉस्फेट लगा हुआ है हर मॉलिक्यूल के ऊपर, जो कि यहां से लगा था, पहले नहीं था, बाद में लगा, वो निकल जाएंगे वापस 6 के 6, और सिर्फ एक तरफ फॉस्फेट जो लगा रहा है। तो इसका मतलब है इसका नाम बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। मॉलिक्यूल उतनी रहेंगे 6 के 6, तो इसका मतलब है यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3, इसका शॉर्ट नेम 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3। अब इन 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P में से एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा इस साइकिल से, and this one molecule of G3P is the output of cycle। और ये G3P क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड, ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बन इसमें कितने हैं? कार्बन इसमें 3 है, 6 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन, 1 फॉस्फेट। तो इसका मतलब है कि ये जो बनी है प्रोडक्ट, ये एक ट्राइबोस है, और जब एक G3P वापस निकल जाएगा तो बाकी बचेंगे 5G3। अब यहाँ मॉलिक्यूल 5 है, क्योंकि 5G3, और हर मॉलिक्यूल के अंदर आपको कार्बन मिल रहे हैं 3, तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 × 3 है, यानी कार्बन टोटल 15 है। और यहाँ अगर आप देखेंगे 3 × 5 है, कार्बन यहाँ भी 15 है। अब हमें इस साइकिल से जो प्रोडक्ट मिलने की मिल गई, इस साइकिल की प्रोडक्ट है
वापस साइकिल दोबारा चालू, तो हमें दोबारा से RUPP बनाना है ताकि साइकिल चल सके। तो हमने इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना, तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने रीअरेंजमेंट करना, ठीक है, रीजनरेशन करना। कैसे? हमने 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन को किसमें कन्वर्ट करना है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, जरा इसको गौर से सुनिए कैसे कन्वर्ट करता हूं। अब यहां मॉलिक्यूल 5 है, मैं यहां से मॉलिक्यूल बना दूंगा 3, और कार्बन आ रहे कि कितने अंदर मॉलिक्यूल में 3, तो मैं कार्बन कितने कर दूंगा 5 और एक फॉस्फेट। तो इट मींस दैट कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन को मैंने कन्वर्ट कर दिया 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। यहां पर टोटल हर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ, तो टोटल फॉस्फेट है 5 यहां पर। यहां 3 है, तो हर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट लगा, तो टोटल फॉस्फेट कितने हैं 3। तो यहां से इसका मतलब है 2 फॉस्फेट बाहर निकल गए, और ये जो कंपाउंड हमारे पास बन गया, ये बन गया RUP। RUP इज राइबोलोज फॉस्फेट, और ये क्या है जो हमें बनाना है RUP। बताइए क्या फर्क है दोनों के? एक फॉस्फेट फर्क है। कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने फॉस्फेट हो चाहिए 3। तो इसका मतलब है कि यहां पर 3 ATP होंगे, फिर ब्रेक करेंगे और 3 ATP के अंदर, तो इससे साइकिल चला, ठीक है। अब इसकी दूसरी जो फेज है, जो यहां से लेके यहां तक हमने पढ़ी है, दिस फेज इज कॉल्ड रिडक्शन। और तीसरी फेज जो हमने यहां पढ़ी है, दिस फेज इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है RUPP। अब आप पूरे साइकिल के अंदर अगर यहां पर देखें, हमारे पास अभी एक ट्राइओज बना है, तो एक ट्राइओज बनाने के लिए कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे, हम कैसे मैं बता रहा हूं, हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 और रिक्वायर्ड in formation of one triose। सीक्वेंस में याद रखना है, कैसे मैं लिखूंगा 12 9 9 6 6 9 या 12 12। पहले ATP फिर NADP क्या है वैसे 9 6। कैसे 6 ATP यूज हुए और 3 ATP, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 9 ATP और कितने NADPH चाहिए 6 NADPH। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 6। अच्छा, अगर मैं चेंज कर दूं, मैं अब ट्राइओस की बजाय अगर मैं ग्लूकोज कर दूं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के कितने ATP और कितने NADPH2 चाहिए, ATP कितने डबल कर दें, क्योंकि ट्राइओस और ट्राइओस जब 2 ट्राइओस होंगे तो एक एक्सोस बनेगा ना, 18 ATP। अब आपसे चाहे कितने मर्जी ग्लूकोज पूछे, अब आपसे पूछ लेता है कि आपने 5 ग्लूकोज बनाने, तो 5 ग्लूकोज बनाने के लिए बताएं आपको कितने ATP चाहिए और कितने NADPH2 चाहिए। अब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, क्या आंसर आ जाएगा 90 60। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको ये सवाल आ सकता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट कर ले, वो पूछेगा कि बताएं किस रेशो से NADPH और ATPs की जरूरत होती है, क्या 1:2 से या 2:3 से या 1:3 से। तो इनकी रेशो क्या लिख रहे हैं, क्या रेशो लिख रही है ATP 3:2। ऐसे ही है ना, जहाँ यहाँ पे देख लें क्या रेशो आ रही है 3:2, यहाँ पे देख लें क्या रेशो आ रही है 3:2। इस तरह से सवाल वो तो जस्ट आपका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल या जो आप वो एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये आपके सामने C3 साइकिल। अब C3 जो इसको हम कह रहे हैं, मैंने पहले बता दिया कि ये C3 हम किस वजह से कह रहे हैं,
चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपने C3 को पढ़ लिया, C3 प्लांट, और एक होते हैं C4 प्लांट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डायग्राम मैं बना रहा हूँ, उसको ड्रॉ कर लें। अगर सवाल आ जाए तो क्यों ऐसा होता है, C4 साइकिल क्यों प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसका लोग आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ मैं एक सेल बना रहा हूँ, दिस सेल इज मेसोफिल सेल, और एक मैं यहाँ सेल बना रहा हूँ, दिस सेल इज बंडल शेप, ये दो सेल, और बिल्कुल ऐसे सेल यहाँ पर C4 में, ताकि आपको इसमें डिफरेंस का पता चल जाए। ये और ये बंडल शेप। लेकिन C3 में क्या होगा, C3 बड़ा सिंपल है, जो हमने पढ़ा है। होता ये है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर ही रिएक्शन हो जाता है Bp के साथ इसका, और PGA बन जाता है, और PGA से G3P बनता है, और वापस ये बनता है, और एक G3P यहाँ से जो है निकलता है, C3 बात ये आपके सामने। लेकिन ये याद रखना है कि ये कहाँ पर हो रहा है, मेसोफिल सेल्स के अंदर। लेकिन C4 में क्या होता है, C4 में यही साइकिल जो है ये बंडल शेप सेल्स का कवर होगा, बंडल शेप, ये मेसोफिल सेल्स के साथ ही होते हैं बंडल शेप सेल्स, यानी इसके नीचे ये प्रोसेस यहाँ होता है। तो होता क्या है, C4 क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के आने से या तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट यहाँ से बंडल शेप सेल के अंदर लगती है, और वहां जाके RBP के साथ रिएक्ट कर जाती है, और PGA बनाती है, G3P बनाती है, और ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ से G3P एक प्रोडक्ट है। पहला फर्क ये कि C3 में जो कैल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, वही कैल्विन साइकिल C4 में कहाँ हो रहा है, बंडल शेप सेल। दूसरा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक और पाथवे में भी गेज किया। वो कैसे, देखिए मेसोफिल सेल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, तो ये रिएक्ट कर जाती है साथ ही फॉस्फोकिनोन पाइरुवेट के साथ, और ये बना देती है ऑक्सैलो एसिड। क्या बना देती, ऑक्सैलो एसिड। ऑक्सैलो एसिड कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, और इस 4 कार्बन होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, C3 किस वजह से कहा, कि पहली जो प्रोडक्ट बनी थी उसमें 3 कार्बन है, यहाँ देखिए जो पहली प्रोडक्ट बनी उसमें 4। अब ये ऑक्सैलो एसिड है, कन्वर्ट होता है मैलेट, कार्बन इसके अंदर भी 4 है, और ये मैलेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट। कितने कार्बन होते हैं पाइरुवेट में, 3 कार्बन होते हैं, और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और पाइरुवेट से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोकिनोन पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द C4 साइकिल। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, आपको एक पॉइंट याद होगा, मैं नाम दूंगा फोटो रेस्पिरेशन, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 के अंदर आपने देखा था कि प्लांट्स में जब बहुत गर्मी होती है, प्लांट अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, और बंद करने से प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, तो प्लांट के अंदर ये RUBP जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू करता है, जिससे प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती कमी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी है। अब इन केस यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाहर से आ रही है, अगर कमी भी हो गई तो आप देखिए यहाँ भी हो गई कार्बन, तो फौरन वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है। इसकी वजह से C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, जिससे फोटोसिंथेसिस स्लो नहीं होता। तो इसका मतलब है C3 वालों को जो प्रॉब्लम होती है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से, C4 वालों को वो प्रॉब्लम नहीं होती। सो दिस इज द रीजन कि C4 साइकिल प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसको C4 क्यों कहते हैं, C3 क्यों कहते हैं इसको, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस पूरे को प्रिपेयर कर लें तो पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अभी डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको